हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे पूरे अगस्त महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो अगस्त महीने से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो अगस्त महीने की करंट अफेयर्स को लेकर आप निश्चिंत हो जाएंगे। यहाँ पर मैं जो भी ज़रूरी होगा जिस भी क्वेश्चन के बारे में वो मैं आपको साथ में बताऊंगा। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक देखना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं DRDO जो है ये भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और अब इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत से पहले DRDO के चेयरमैन थे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, लेकिन जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है और इनको एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं यानी कि राजनाथ सिंह, उनका वैज्ञानिक सलाहकार बना दिया गया है जी सतीश रेड्डी को। तो एक तो ये अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है और दूसरा DRDO के नए चेयरमैन बन गए हैं डॉक्टर समीर वी कामत। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंडीगढ़ शहर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम बदल करके शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जहाँ भी जो भी जरूरी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि चंडीगढ़ शहर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। तो इसी तरीके से आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते चलना है, फिर आप अगस्त महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया है। तो मिथिला मखाना जो है ये बिहार के मिथिला रीजन में वहाँ के किसानों द्वारा उगाया जाता है और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि GI टैग प्रदान किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बिहार। सेरेना विलियम्स ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। तो सेरेना विलियम्स का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये दुनिया की महान टेनिस खिलाड़ी रही हैं। कई सालों तक लगातार ये दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं। तो इन्होंने अपने पूरे करियर में कुल मिलाकर के 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जो कि ओपन एरा में किसी भी महिला खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा जीता गया ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 23। और अब इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किस शहर के अंदर किया गया। तो यहाँ पर आप जो बस देख रहे हैं ये हाइड्रोजन से चलने वाली बस है और इसका हाल ही में अनावरण किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। भारत के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही इसको पुणे शहर के अंदर रवाना किया है। हाइड्रोजन से चलने वाली इस बस को बनाया है दो संस्थाओं ने। एक तो भारत का जो सरकारी संस्थान है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और एक प्राइवेट कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नाम से, ये पुणे में है। तो इन दोनों ने मिलकर ही हाइड्रोजन से चलने वाली इस बस को विकसित किया है। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस स्थान पर चालू किया गया है। तो भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हाल ही में ओपन हुआ है और ये पंजाब राज्य के संगरूर जिले में स्थापित किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं, ये है एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, जहाँ पर हर दिन 33.23 टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। ये लोकेशन आपको जरूर याद रखनी है कहाँ पर है। ये पंजाब राज्य के अंदर एक जिला है संगरूर और यहाँ पर एक गांव है भुट्टल कला गांव, यहीं पर ये स्थित है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 18 से लेकर के 22 अक्टूबर तक डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, डिफेंस एक्सपो जो है ये भारत की प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी है और इसका आयोजन हर 2 साल में एक बार होता है। आखिरी बार ये 2020 में हुई थी, तो अभी 2022 के अंदर 18 से लेकर के 22 अक्टूबर तक इसका आयोजन होने वाला है। और ये कहाँ पर होगा, ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बार की थीम भी रखी गई है, डेफ एक्सपो 2022 की थीम है पाथ टू प्राइड।
विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक इस चैंपियनशिप के अंदर कभी भी किसी भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था। तो पहली बार विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल दिलाने वाली जो महिला पहलवान हैं, इनका नाम है अंतिम पंघाल। और अंतिम पंघाल कौन से राज्य से हैं? ये हरियाणा से हैं। हरियाणा में एक जगह है हिसार, तो यहीं से हैं अंतिम पंघाल, जिन्होंने इस बार की विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये जो वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है, ये अंडर 20 लेवल की महिलाओं की कुश्ती चैंपियनशिप थी, जिसका आयोजन किया गया बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में। इसमें भारत ने वैसे तो 16 मेडल जीते थे, लेकिन स्वर्ण पदक भारत को एक ही मिला है, जो कि दिलाया हरियाणा के पहलवान अमित पंघाल ने, अंतिम पंघाल ने। हरियाणा से ही एक पुरुष खिलाड़ी भी है जिनका नाम है अमित पंघाल, लेकिन यह है अंतिम पंघाल। 3 अगस्त को भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो भारत के नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं सुरेश एन पटेल। इससे पहले थे संजय कोठारी, लेकिन अब बन गए हैं सुरेश एन पटेल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको शपथ दिलाई है भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि विश्व शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो फीडे जो संस्था है, ये आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के लिए संस्था है। अब इसके जो नए उपाध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। और विश्वनाथन आनंद कौन है? ये भारत के प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर थे, साथ ही ये 5 बार शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। तो विश्वनाथन आनंद को ही फीडे का उपाध्यक्ष बना दिया गया है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? तो इंडियन रेलवेज के द्वारा संचालित की गई अब तक की जो सबसे लंबी ट्रेन है, ये टोटल 3.5 किलोमीटर लंबी थी, जिसका हाल ही में संचालन किया गया और इसको नाम दिया गया है सुपर वासुकी। सुपर वासुकी। इस ट्रेन को बनाने के लिए टोटल 5 जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उनको आपस में जोड़ दिया गया था। इस तरीके से इस ट्रेन में टोटल 6 इंजन थे और लंबाई थी 3.5 किलोमीटर। साथ ही इसमें टोटल वैगन की संख्या थी 295। तो इस तरीके से भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? सुपर वासुकी। मशहूर भारतीय खिलाड़ी समर बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया है। ये किस खेल से जुड़े थे? तो समर बनर्जी जो हैं, ये भारत के एक मशहूर फुटबॉलर थे। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। साल 1956 के अंदर जो मेलबर्न में ओलंपिक गेम्स हुए थे, वहां पर भारतीय फुटबॉल टीम ने अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 4था स्थान हासिल किया था। यानी कि वहां पर भी भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कोई भी मेडल नहीं जीत पाई थी। तो इसी टीम के जो लीडर थे यानी कि कैप्टन थे, उनका नाम था समर बनर्जी, और इन्हीं की हाल ही में डेथ हो गई है। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ये फुटबॉल से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है, ये हर साल आपको पता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो अगले साल यानी कि 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा, ये इसका 17वां संस्करण होगा और ये समारोह आयोजित किया जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश में। तो इसके लिए इंदौर शहर का चयन किया गया है, जो कि आपको पता है मध्य प्रदेश में है, और ये पूरे भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। भारतीय सेना ने किस देश के द्वारा आयोजित वोस्तोक 2022 नामक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है? वोस्तोक नाम का जो अभ्यास होता है, ये रूस के पूर्वी छोर पर आयोजित किया जाता है। जो पूर्वी हिस्सा है रूस का, वहां पर आयोजित किया जाता है। और इस बार भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया था, चीन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रूस। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किन 2 शहरों के बीच में आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया? आकाशा एयर क्या है? ये भारत की एक नई एयरलाइन कंपनी है और इसको वैसे पिछले ही महीने भारत में ऑपरेट करने की मंजूरी मिली थी। और अब इसकी पहली फ्लाइट जो रवाना हुई, ये मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में रवाना हुई। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड सरकार ने इनमें से किस क्रिकेटर को राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो है, ये उत्तराखंड के ही एक मशहूर क्रिकेटर हैं और इनको उत्तराखंड की सरकार ने स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के भाषण में पंच प्राण लक्ष्य की बात कही है, जिसको किस वर्ष तक पूरा करना है?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर आपने इस बार की इंडिपेंडेंस डे की पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी हो, तो उसमें उन्होंने पंच प्राण की बात कही थी। पंच प्राण बेसिकली 5 प्रतिज्ञाएं हैं जिनको 2047 तक हासिल करना है। 2047 क्यों? 2047 में भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर लेगा, तो तब तक इन 5 लक्ष्यों को हासिल करना है। अब ये पंच प्राण कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। सबसे पहला प्राण है गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, यानी कि भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनना है। दूसरा प्राण है रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, यानी कि औपनिवेशिक मानसिकता के हर एक निशान को मिटाना है। तीसरा है टेक प्राइड इन आवर रूट्स, यानी कि हमें अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। चौथा है यूनिटी, यानी कि हमें एकता और एकजुटता के साथ में आगे बढ़ना है। और पांचवा प्राण है सेंस ऑफ ड्यूटी एमंग द सिटीजन्स, यानी कि देश के नागरिकों को अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। तो इस तरीके से पंच प्राण की बात कही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इनमें से कौन सा जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? कार्यात्मक रूप से साक्षर यानी कि फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट का मतलब यह है कि इस जिले के जो हर एक लोग हैं वो कम से कम अपना नाम लिखने, पढ़ने और गिनती करने में सक्षम है। तो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है मध्य प्रदेश का मांडला जिला। मध्य प्रदेश का मांडला जिला जो कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। अगस्त 2022 में दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। ये किस एयरलाइन के मालिक थे? तो राकेश झुनझुनवाला, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये शेयर मार्केट में सबसे बड़े निवेशकों में से एक थे, क्योंकि इन्होंने कई सारे व्यापारों में निवेश कर रखा था, जैसे कि आकाशा एयर। आकाशा एयर के बारे में अभी कुछ ही क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था। ये भारत की एक नई एयरलाइन कंपनी है, तो इसमें इनकी हिस्सेदारी थी 40%। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 का पुरस्कार किसने जीता है? इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब यह है कि यूरोप महाद्वीप के सबसे बेस्ट फुटबॉलर कौन रहे 2021-22 सीजन में, क्योंकि जो यूएफए है ये यूरोप महाद्वीप का फुटबॉल संघ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा जो है ये फ्रांस के एक मशहूर फुटबॉलर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों ही विजेताओं के नाम लिख दिए हैं। तो पुरुषों में यूरोप के सबसे बेस्ट फुटबॉलर बने हैं करीम बेंजेमा, ये फ्रांस कंट्री से हैं और ये रियल मैड्रिड जो फुटबॉल क्लब है उसके लिए खेलते हैं। इसी तरीके से महिलाओं में विजेता बनी हैं एलेक्सिया पुटेलस, ये स्पेन की निवासी हैं और ये बार्सिलोना फुटबॉल क्लब जो है उसके लिए खेलती हैं। तो यही दो नाम आपको याद रखने हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनेगा? तो 3D प्रिंटिंग तकनीक के जरिए भारत का पहला पोस्ट ऑफिस बनाया जा रहा है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और ये जो काम है ये कर रहा है लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बनाया जा रहा है। इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो कि 1 से लेकर के 4 अगस्त तक भारत की यात्रा पर थे, ये किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति हैं? तो ये तो आप पहले से ही जानते होंगे, इब्राहिम मोहम्मद सोली जो हैं ये मालदीव के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं। मालदीव आपको पता है हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है, इसकी राजधानी माले है और यहाँ की करेंसी है रुपया। तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली अगस्त महीने में भारत की यात्रा पर आए थे और इनकी यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच में कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी तरीके से सितंबर महीने में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत में आई थी और उनकी यात्रा के दौरान 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोनों को आप यहाँ पर एक साथ ही याद कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगस्त 2022 के महीने में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, उन सबको हम लोग एक साथ देखने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि 11 अगस्त को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो देश के जो नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं उपराष्ट्रपति, इनका नाम है जगदीप धनखड़। इन्होंने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि जगदीप धनखड़ ने इस बार जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसमें विपक्षी दलों की जो उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा, उनको हरा करके चुनाव जीता था। तो जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, ये देश के 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि अगस्त 2022 के महीने में कौन कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो उनको हम लोग एक साथ यहाँ पर देखने वाले हैं ताकि आप इनको बहुत ही आसानी से याद कर पाएं। तो एक बार इनको आप खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर है भारत के उपराष्ट्रपति। तो अभी मैंने आपको बताया देश के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं जगदीप धनखड़ और ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं।
भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं उदय उमेश ललित यानी कि यू ललित, और ये भारत के 49 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं सुरेश एन पटेल। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बन गए हैं संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा आपको पता होगा अभी तक आईटीबीपी के महानिदेशक थे, लेकिन अब इनको दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि भारत की एक नवरत्न कंपनी है, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं डॉक्टर रंजीत रथ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ, जिसके बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था, डीआरडीओ के नए चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर वी कामत। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR, तो CSIR की नई महानिदेशक बन गई हैं डॉक्टर नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है, इसलिए भी ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स बताई, ये इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियां हैं। इनको आपको एक ही जगह पर नोट करना है ताकि आप इनको बहुत ही आसानी से और जल्दी से रिवाइज कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी तक जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स हुआ है ये सिर्फ एक ही बार हुआ है। सन 2018 में फर्स्ट एडिशन हुआ था और उस वक्त इसका आयोजन किया गया था मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। ये जो गेम्स होते हैं आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें जो भारत के पूर्वोत्तर 8 राज्य हैं वहाँ के खिलाड़ी ही इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब जो सेकेंड एडिशन होने वाला है इस साल अक्टूबर नवंबर महीने में, ये आयोजित किया जाएगा मेघालय की राजधानी शिलोंग में। मेघालय के शिलोंग में सेकेंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने स्टार्टअप्स के लिए खासतौर पर समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में खोली है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए एक डेडिकेटेड ब्रांच ओपन की है और ये ब्रांच ओपन की गई है बेंगलुरु में। और जाहिर सी बात है कि इस ब्रांच में जो स्टार्टअप्स हैं उनकी हेल्प की जाएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी वित्तीय मदद की जाएगी। तो ये कहाँ पर ओपन हुआ है, ये बेंगलुरु शहर के अंदर ओपन की गई है। 31 जुलाई को अल-कायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी किस देश में अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा गया। तो अल-कायदा जो टेररिस्ट ग्रुप है, इसका जो सुप्रीम लीडर था अयमान अल जवाहिरी, इसको हाल ही में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में मार दिया है। तो इसको कहाँ पर मारा गया, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। यहाँ पर आपको बता दूं जो अयमान अल जवाहिरी है ये मिस्र का नागरिक था और इसने जो 9/11 अटैक किया गया था अमेरिका के ऊपर, उसमें ओसामा बिन लादेन की हेल्प की थी। ओसामा बिन लादेन को तो अमेरिका ने पाकिस्तान में 2011 में ही मार दिया था और उसी के बाद अल कायदा का लीडर बना था अयमान अल जवाहिरी। अब फाइनली अमेरिका ने इसको भी मार दिया है। खबरों में रहा ज़पोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है। ज़पोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये पूरे यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये है यूक्रेन के अंदर। और अब आप समझ गए होंगे कि ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है तब से ही ये न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूज़ में है। और हाल ही में यूक्रेन ने फिर से रूस पर आरोप लगाया है कि रूस ने इसके आसपास बमबारी की है और इससे दुर्घटना भी हो सकती थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये आज के समय ऑपरेशनल तो है लेकिन रसिया के कंट्रोल में है। ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है क्योंकि इसमें 950 मेगावाट के टोटल 6 रिएक्टर हैं। तो इसकी कुल क्षमता हो जाती है 5700 मेगावाट। यूएफा महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई है। तो यूरोप के अंदर एक महिला चैंपियंस लीग होती है जिसमें पहली बार किसी भारतीय फुटबॉलर ने खेला है और इनका नाम है मनीषा कल्याण। दोस्तों मनीषा कल्याण जो है ये आज के समय भारत की सबसे बेस्ट फीमेल फुटबॉलर हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। सही उत्तर हो जाएगा इजराइल। हाल ही में इजराइल के वैज्ञानिकों ने पहली बार कृत्रिम भ्रूण तैयार करने में सफलता हासिल की है। यहाँ पर इजराइल के वैज्ञानिकों ने चूहे के स्टेम सेल का इस्तेमाल करके कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि कुछ ही समय पहले बदले थे। इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं यार लैपिड। भारतीय वायुसेना ने किस देश के द्वारा आयोजित पिच ब्लैक 2022 नामक युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया है। पिच ब्लैक नाम का जो अभ्यास होता है ये ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के द्वारा हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया ऑप्शन डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया।
अब इस बार के अभ्यास में भारत समेत टोटल 17 देशों की एयरफोर्स ने हिस्सा लिया था और इसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया के शहर डॉर्बिन में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक शहर है डॉर्बिन, जहां पर इस बार पिच ब्लैक 2022 अभ्यास आयोजित हुआ। वैसे अगस्त महीने में कई सारे महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस हुए हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे एक साथ भी बताऊंगा ताकि आप इनको आसानी से याद रख पाएं। ब्लूमबर्ग के अनुसार अगस्त महीने में किस भारतीय ने दुनिया के 3 सबसे अमीर व्यक्तियों में जगह बनाई? तो इसका सही उत्तर होगा गौतम अडानी। आप जानते हैं गौतम अडानी जो हैं ये अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं और ये दुनिया के 3 सबसे अमीर व्यक्तियों में हाल ही में शामिल हुए थे। आपको पता है कि ब्लूमबर्ग के द्वारा एक इंडेक्स तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, और ये जो लिस्ट होती है ये रियल टाइम में अपडेट होती है, हर दिन आप इसमें चेंजेस देख सकते हैं। तो 31 अगस्त 2022 तक की अगर हम बात करें तो जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे उसमें सबसे नंबर 1 पर हैं एलोन मस्क, दूसरे नंबर पर हैं अमेरिका के ही जेफ बेजोस और फिर तीसरे नंबर पर हैं यहाँ पर गौतम अडानी। तो भारत के जो गौतम अडानी हैं ये दुनिया के 3 सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गए थे और इनकी जो टोटल संपत्ति है यह है 143 बिलियन डॉलर। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, इन्होंने किनको पीछे छोड़ा है? तो इन्होंने फ्रांस के बर्नाल्ड अर्लोंड को पीछे छोड़ करके तीसरा स्थान हासिल किया है। 24 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई? तो शंघाई सहयोग संगठन जो है इसके रक्षा मंत्रियों की हाल ही में बैठक हुई और ये बैठक कहाँ पर हुई? ताशकंद में हुई। ताशकंद आपको पता है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, तो यहीं पर एससीओ के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक हुई। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह उन्होंने हिस्सा लिया है। पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये देश है स्कॉटलैंड, और इसके लिए हाल ही में स्कॉटलैंड के अंदर एक कानून भी पारित किया गया है जिसका नाम है पीरियड प्रोडक्ट्स एक्ट। किस देश ने यूएफए महिला यूरो कप 2022 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है? यूएफए महिला यूरो चैंपियनशिप जो होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है जो कि यूरोप के अंदर महिलाओं की एक फुटबॉल चैंपियनशिप है, क्योंकि इसका आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है। तो इस बार इसका आयोजन भी इंग्लैंड में हुआ था और इसको जीता भी है इंग्लैंड ने ही। यहाँ पर इंग्लैंड ने जर्मनी को हरा करके अपना पहला खिताब हासिल किया है। अगस्त 2022 में अमेरिकी नौसेना का पोत चार्ल्स ड्रू इनमें से किस भारतीय शिपयार्ड में मरम्मत और रख रखाव के लिए लाया गया था? तो अमेरिकी नौसेना का एक जहाज जो है जिसका नाम चार्ल्स ड्रू है ये हाल ही में एक भारतीय शिपयार्ड में लाया गया था इसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए, और ये पहली बार था जब यूएस नेवी का कोई जहाज भारत के अंदर इस तरीके से रिपेयरिंग के लिए लाया गया हो। तो इसका नाम क्या था? चार्ल्स ड्रू, और इसको किस शिपयार्ड पर रखा गया था? एन्नोर तमिलनाडु के अंदर जो काटुपल्ली शिपयार्ड है यहीं पर इसको रखा गया था। यहाँ पर ये 11 दिनों तक रहा जहाँ पर इसके विभिन्न पार्ट्स की रिपेयरिंग की गई और फिर इसके बाद ये आगे रवाना हुआ। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल पुरुष राष्ट्रीय टीम का नया मुख्य कोच बना दिया गया है? तो हाल ही में किसी भारतीय क्रिकेटर को नेपाल की जो मेंस क्रिकेट टीम है उसका कोच बनाया गया है। तो ये कौन है? इनका नाम है मनोज प्रभाकर, ये नेपाल की टीम के कोच बने हैं। एचडीएफसी बैंक ने किस शहर के अंदर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? यानी कि एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में एक ऐसी ब्रांच ओपन की है जिसको पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो ये ब्रांच कहाँ पर ओपन की गई है? केरल के कोझिकोड में। केरल के कोझिकोड में ये ब्रांच ओपन की गई है जो कि पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा ही ऑपरेट की जाती है। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहाँ पर शुरू हुई है? तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली भारत की पहली डबल डेकर एसी बस हाल ही में शुरू की गई है मुंबई शहर के अंदर। एक कंपनी है जिसका नाम है स्विच मोबिलिटी, तो स्विच मोबिलिटी कंपनी ने ही इस बस को बनाया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और डबल डेकर एसी बस है, यानी कि इसमें ऊपर भी लोग बैठ सकते हैं और नीचे भी। इस तरीके से इसकी क्षमता दोगुनी है नॉर्मल बसों की तुलना में। भारत के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं यानी कि नितिन गडकरी, उन्होंने खुद इसको रवाना किया था। अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, इन्होंने हाल ही में राज्य के अंदर 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अब ये 7 नए जिले कौन कौन से हैं इनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। सुंदरबन, ईचामती, रानाघाट, बिष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर और बसीरहाट। तो अभी क्या है, अभी के समय पश्चिम बंगाल के अंदर टोटल जिलों की संख्या है 23। तो जब ये 7 नए जिले बन जाएंगे तो पश्चिम बंगाल के अंदर टोटल जिलों की संख्या हो जाएगी 30।
यहाँ पर अभी जो 23 जिले हैं उनको यहाँ पर मैप में दिखाया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दही हांडी उत्सव को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? देखिए, दही हांडी उत्सव जो होता है ये कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है और इस उत्सव में दही से भरी हुई एक मटकी होती है जिसको ह्यूमन पिरामिड बना करके फोड़ा जाता है। अब दही हांडी उत्सव को महाराष्ट्र की सरकार ने साहसिक खेल का दर्जा दिया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा महाराष्ट्र। यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार ने यह भी डिसीजन लिया है कि अगर किसी युवक की इसमें दुर्भाग्यवश डेथ हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही में ये जो युवक होते हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं वो उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत 5% का सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से दही हांडी उत्सव को खेल का दर्जा दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष कौन है जो कि अगस्त महीने में ताइवान यात्रा के चलते खबरों में रही? प्रतिनिधि सभा क्या है? तो अमेरिका के अंदर जो संसद है जिसको कांग्रेस बोला जाता है उसका निम्न सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि प्रतिनिधि सभा। तो इसकी जो स्पीकर हैं उन्हीं का नाम है नैन्सी पेलोसी और ये अगस्त महीने में ताइवान की यात्रा पर गई थी जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ताइवान को चाइना अपना ही हिस्सा बताता है और इसके चलते अमेरिका और चाइना के बीच में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। चाइना ने काफ़ी बड़े स्तर पर ताइवान के आसपास अभ्यास भी शुरू कर दिया था। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो स्पीकर हैं उनका नाम है नैन्सी पेलोसी। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने मेक इंडिया नंबर 1 नाम से एक मिशन शुरू किया है? मेक इंडिया नंबर 1 यानी कि देश को नंबर 1 बनाने के मकसद के साथ हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 नाम से एक मिशन शुरू किया है। सही आंसर क्या होगा? दिल्ली। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टोटल 5 मंत्र दिए हैं जिसके जरिए देश को नंबर 1 बनाया जा सकता है। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी.पाल रंगम डस्टन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है डी.पाल रंगम डस्टन पुरस्कार और ये हाल ही में दिया गया है वर्तमान समय में जो दलाई लामा है उन्हें। जो वर्तमान समय में दलाई लामा है यानी कि जो तिब्बत के धर्मगुरु होते हैं उन्हीं को दलाई लामा कहा जाता है और करंटली जो दलाई लामा है उनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। तो इन्हीं को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। 44वीं फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 के महिला इवेंट में स्वर्ण पदक किस देश की टीम ने जीता है? तो जैसा कि आप जानते हैं इस बार 44th फिडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया था भारत में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास में जो ममल्लापुरम है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें आपको याद क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें 2 तरह के इवेंट हुए थे। एक तो पुरुषों का जो इवेंट हुआ था उसको बोलते हैं ओपन सेक्शन और उसमें जीता है उज्बेकिस्तान की टीम ने। इसी तरीके से जो महिलाओं का इवेंट हुआ था वुमेन सेक्शन उसमें जीता है यूक्रेन देश ने। तो बस आपको ये 2 बातें याद रखनी है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत की जो टीमें थी उसमें दोनों ही सेक्शन में भारत की टीमों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है क्योंकि 3rd प्लेस पर भारत की टीमें आई थी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? महिला इवेंट पूछा गया है यानी कि आंसर हो जाएगा यूक्रेन। तो इस बार की 44वीं फिडे शतरंज ओलंपियाड से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स यहाँ पर लिखे हैं 1 लाइनर फॉर्मेट में, आप इनको याद रखिएगा। जैसे कि इसका आधिकारिक शुभंकर था थम्बी। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहां पर आयोजित किया गया है? तो वज्र प्रहार नाम का अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच में। इस बार जो इसका 13वां संस्करण हुआ वो आयोजित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बकलो और यहाँ पर है स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल जहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगस्त महीने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हुए हैं और उन सभी को मैं आपको एक साथ बताऊंगा। तो अब उसकी बारी आ चुकी है। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि अगस्त 2022 के महीने में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं। सबसे पहला है अल नजाह 4। यहाँ पर 4 का मतलब है कि ये इसका 4था संस्करण है। तो अल नजाह नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार इसका आयोजन किया गया है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। तो किसी भी अभ्यास के बारे में आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो ये कि वो भारत और किस देश के बीच में हुआ और दूसरा उसका आयोजन कहाँ पर किया गया। यही 2 चीज़ें जनरली आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद अगला है विनबैक्स 2022। विनबैक्स नाम का अभ्यास होता है भारत और वियतनाम के बीच में और इसको आप आसानी से याद भी रख सकते हैं अगर आप इसको इंग्लिश में लिखें ऐसे विनबैक्स। तो इसका फुल फॉर्म होता है वियतनाम इंडिया बाईलेटरल आर्मी एक्सरसाइज। तो भारत और वियतनाम के बीच में ये होता है।
इसका इस बार तीसरा संस्करण हुआ है चंडी मंदिर सैन्य छावनी क्षेत्र में, जो कि पंचकुला हरियाणा में है। फिर इसके बाद अगला है वज्र प्रहार 2022, जिसके बारे में अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इस बार इसका आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश के बकलो में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में। फिर इसके बाद है युद्ध अभ्यास 2022, ये अभी हुआ नहीं है, ये अक्टूबर महीने में आयोजित किया जाएगा और काफी बड़े लेवल पर यह अभ्यास होगा। ये बिल्कुल चाइना के बॉर्डर पर होगा, भारत के अंदर उत्तराखंड के अंदर एक जगह है ओली, तो यहाँ पर भारत और अमेरिका मिलकर के अभ्यास करेंगे युद्ध अभ्यास 2022। फिर इसके बाद अगला अभ्यास है उदार शक्ति। उदार शक्ति नाम का अभ्यास जो है ये इससे पहले आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये इसी साल शुरू हुआ है। उदार शक्ति जो है ये भारत और मलेशिया का द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है, यानी कि इसमें जो एयरफोर्स है दोनों देशों की वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। अभी जो इससे पहले मैंने आपको सारे अभ्यास बताए वो सब आर्मी के अभ्यास थे, तो ये अभ्यास है हवाई अभ्यास, इसमें भारत और मलेशिया की एयरफोर्स ने हिस्सा लिया और इसका आयोजन किया गया था क्वांटन एयरबेस मलेशिया में। अगला है पिच ब्लैक 2022, ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास, तो इसमें दुनिया भर के तमाम देशों की एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं 17 देशों ने इस बार पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत भी शामिल है। और ये कहाँ पर हुआ था? ये डार्विन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। फिर इसके बाद एक ही बचता है सुपर गरुण शील्ड 2022। सुपर गरुण शील्ड 2022 नाम का जो अभ्यास इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया गया, हालांकि इसमें कुछ और देशों को भी इस बार इनवाइट किया गया था और काफी बड़े लेवल पर यह अभ्यास हुआ, जिसमें 5000 से भी अधिक सैन्य कर्मियों ने हिस्सा लिया था। भारत ने यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में यानी कि ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में शामिल हुआ था और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर। तो इस तरीके से मैंने आपको एक स्ट्रक्चर तरीके से इस महीने के अंदर जो भी अभ्यास हुए हैं उन सभी के बारे में बता दिया है, ताकि आप इनको आसानी से याद रख पाएं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 25 अगस्त को इनमें से किस देश ने बाढ़ के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी? तो इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हाल ही में भयंकर बाढ़ है और इसमें तकरीबन 1100 से भी ज़्यादा लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। यहाँ पर जो बाढ़ आई है ये जून महीने से ही जारी है और अगस्त महीने के अंत तक 1100 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। तो पाकिस्तान की सरकार ने यहाँ पर इसको लेकर के आपातकाल की स्थिति लागू कर दी है। पाकिस्तान में इस समय पीएम कौन है? तो उनका नाम है शाहबाज शरीफ। पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो पीआईबी के नए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बन गए हैं सत्येंद्र प्रकाश। तो बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। पीआईबी के नए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल हैं सत्येंद्र प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्मृति वन नामक भारत का पहला भूकंप स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है? तो भारत का पहला भूकंप स्मारक बनाया गया है भुज, गुजरात में, क्योंकि आपको पता है कि गुजरात के कच्छ जिले में है भुज, जहां पर 2001 में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें तकरीबन 12,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और ये जो स्मृति वन नाम का स्मारक बनाया गया है उन लोगों की याद में, इन सभी के नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। तो जिन 12,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी इसमें, उन सभी लोगों के नाम इस स्मारक पर लिखे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुजरात के कच्छ जिले में भुजियो हिल्स के ऊपर बनाया गया है और 470 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये जो भारत का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल है, इसमें उन सभी 12,000 से भी ज़्यादा लोगों के नाम लिखे गए हैं जो कि जनवरी 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के अंदर मारे गए थे। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी 27 और 28 अगस्त को गुजरात दौरे पर गए थे और उसी दौरान इन्होंने स्मृति वन का उद्घाटन किया। इसके अलावा भी यहाँ पर गुजरात में इन्होंने कई सारी चीज़ें की, जैसे कि खादी उत्सव का आयोजन किया गया था और उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक समारोह आयोजित किया गया था। बेसिकली एक जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी है सुजुकी, तो उसको भारत में 40 साल कंप्लीट हुए हैं और उसी को देखते हुए यहाँ पर एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सुजुकी कंपनी की भारत में 2 प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखी है, जैसे कि हंसलपुर गुजरात के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी और मारुति सुजुकी की एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी हरियाणा के खरखोदा में। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के एक उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नामित किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेट गवर्नेंस पर एक समिति बनाई गई है, हाई लेवल कमेटी बनी है, जिसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं और इसमें एक भारतीय को भी शामिल किया गया है
जो कि आज के समय भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय में सचिव हैं। इनका नाम क्या है? अल्केश कुमार शर्मा। अल्केश कुमार शर्मा। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर इनमें से किस संस्था ने भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसको पृथ्वी से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर फहराया? तो ये कंपनी है स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया ने क्या किया? गुब्बारे के जरिए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गए और वहां पर इसको इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर फहराया गया। डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, ये भारत के मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी है। आपको बताना है कि जो बुक है इसको किसने लिखा है। तो इसको दो लोगों ने मिलकर के लिखा है, अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। 5 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितने परसेंट की वृद्धि की है? तो जो मॉनिटरी पॉलिसी की रेट्स होती हैं जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट इत्यादि, तो इन सबको आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है। आरबीआई की एक मौद्रिक नीति समिति होती है जिसकी बैठक हर 2 महीने में एक बार होती है। तो हाल ही में रेपो रेट के अंदर 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई है। 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ोतरी करने का मतलब यह है कि इस रेपो रेट में 0.5% की वृद्धि की गई। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 0.5%, ऑप्शन नंबर सी। तो अब रेपो रेट कितनी हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और रेपो रेट के अलावा बाकी भी रेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रेपो रेट अब हो चुकी है 5.4%। हालांकि ये अगस्त महीने तक वैलिड है, इसके बाद इसमें कोई भी परिवर्तन बाद में भी हो सकता है। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर होगी 7.2%। हाल ही में किस देश ने विश्व शांति आयोग के लिए नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरस और पोप फ्रांसिस का नाम प्रस्तावित किया है? तो एक देश है मैक्सिको। मैक्सिको के जो राष्ट्रपति हैं आंद्रे मैनुअल लोपेस ओब्राडोर, उन्होंने हाल ही में विश्व शांति आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा है और इस आयोग में 3 मेंबर्स होंगे। तो जो 3 मेंबर प्रस्तावित किए हैं उनमें से एक है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे हैं जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव यानी कि एंटोनियो गुटेरस, और तीसरे व्यक्ति हैं पोप फ्रांसिस। तो इन्हीं तीनों लोगों के साथ में, इन्हीं तीनों मेंबर्स के साथ में विश्व शांति आयोग बनाया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव रखा है मैक्सिको देश ने। और इस शांति आयोग का काम होगा दुनिया भर में शांति स्थापित करना। इनमें से कौन सा वो देश है जिसने सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पडांग को देश का 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो पडांग नाम का जो शहर है यह है सिंगापुर के अंदर, और इसको हाल ही में सिंगापुर की सरकार ने देश का 75वां नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। तो सिंगापुर का ये अब एक नेशनल मॉन्यूमेंट बन चुका है। पडांग नाम की जो जगह है ये खास इसलिए है क्योंकि यहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। बर्मिंघम में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था और इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है। इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो 22nd जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं इनका आयोजन बर्मिंघम ब्रिटेन में किया गया था और इसमें भारत ने कुल मिलाकर के 61 पदक जीते हैं। इसको मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ। जो 61 मेडल भारत को मिले हैं इनमें से 22 हैं गोल्ड मेडल, 16 है सिल्वर मेडल और बाकी जो 23 मेडल हैं ये है ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरीके से भारत ने इस बार 61 पदक जीते हैं जिसमें से 22 है गोल्ड मेडल। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक तालिका की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड मेडल के साथ में टोटल 178 मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पर रहा इंग्लैंड, तीसरे पर कनाडा और चौथे स्थान पर रहा अपना भारत। तो भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये भारत की एक नवरत्न कंपनी है और अभी हाल ही में इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD बन गए हैं डॉक्टर रंजीत रथ। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए आदर्श वाक्य हाल ही में जारी किया गया है, तो आपको बताना है कि इसका मोटो क्या रखा गया। तो देखिए जो नेक्स्ट समर ओलंपिक गेम्स होंगे वो 2024 में आयोजित किए जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो इसका मोटो हाल ही में जारी किया गया है जो कि है गेम्स वाइड ओपन। पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 का मोटो है गेम्स वाइड ओपन।
यहाँ पर आपको बता दूं कि जो भी अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट्स हैं उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो अलग से बनाया है, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो अपकमिंग जो भी स्पोर्ट इवेंट्स हैं उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, ये भी स्पोर्ट से ही है। आपको बताना है कि लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय फेंसर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो कॉमनवेल्थ देशों के बीच में हाल ही में तलवारबाजी प्रतियोगिता हुई, यानी कि फेंसिंग चैंपियनशिप हुई, और इसके अंदर एक भारतीय तलवारबाज है जिनका नाम भवानी देवी है। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा जब इन्होंने टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर हिस्सा लिया था, हालांकि ये वहां पर कोई भी मेडल नहीं जीत पाई थी। तो अभी जो कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप हुई उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। तो अल नजाह नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया जाता है। इसको अल नगा भी बोलते हैं। तो ये अभ्यास कहाँ पर होता है, भारत और ओमान के बीच में। इस बार इसका आयोजन किया गया है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। हाल ही में किस देश के अंदर एक नए जूनोटिक वायरस का पता चला है जिसका नाम है लंगिया वायरस। तो लंगिया वायरस जो है इसके हाल ही में कई सारे मामले दर्ज किए गए थे चीन के हेनान प्रांत में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक जूनोटिक वायरस है, यानी कि ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर अमृता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमृता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है, जो कि 2600 बेड्स वाला एक अस्पताल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये हरियाणा के फरीदाबाद में बनाया गया है, हरियाणा के फरीदाबाद में। अब इसी तरीके से अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि 24 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र जो है ये बनाया गया है पंजाब के मोहाली में। यहाँ पर 500 बेड्स का एक अस्पताल भी है और साथ ही में एक रिसर्च सेंटर भी है। तो यहाँ पर कैंसर के मरीजों का इलाज भी किया जाएगा और यहाँ पर कैंसर के बारे में रिसर्च भी किया जाएगा। तो ये कहाँ पर है, पंजाब के मोहाली में। सेबी ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए 15 सदस्यीय एक समिति बनाई है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने हाल ही में एक 15 सदस्यीय समिति बनाई है जिसका मेन काम है कि किस तरीके से भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है उसके सुझाव देना। तो ये समिति जो बनाई गई है 15 मेंबर्स की, इसके अध्यक्ष हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो कि भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को लंपी त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सा स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। तो लंपी स्किन डिसीज जो है इसके चलते हाल ही में आपको पता होगा राजस्थान और गुजरात में लाखों की संख्या में मवेशी बीमार हुए, जिसमें से हजारों की संख्या में मवेशी मारे भी गए। तो लंपी स्किन डिसीज जो है इसके लिए हाल ही में एक स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है और इस टीके का नाम है लंपी प्रोवैक। लंपी प्रोवैक नाम की ये जो वैक्सीन है इसको बनाया है हरियाणा के हिसार में स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो राष्ट्रमंडल देशों का जो संसदीय सम्मेलन होता है, जो पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस होता है, ये हाल ही में आयोजित किया गया था कनाडा के हैलिफैक्स में। और इसमें भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसका नेतृत्व किया था लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो बैडमिंटन के अंदर जो विश्व चैंपियनशिप होती है हाल ही में इसका आयोजन किया गया है और ये कहाँ पर हुई, इसका आयोजन किया गया जापान की राजधानी टोक्यो में। तो इसमें दो आपको याद रखने हैं नाम बस, एक तो पुरुष एकल और दूसरा महिला एकल। पुरुष एकल में इसको जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने और महिला एकल में जीता है अकाने यामागुची ने। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी विक्टर एक्सेल्सन। ये डेनमार्क के एक मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया टोक्यो जापान के अंदर इस बार की BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है। इसमें डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है और महिला एकल का जीता है अकाने यामागुची ने, जो कि है जापान से। भारत की अगर हम बात करें तो इस बार की बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर भारत को सिर्फ एक ही मेडल मिला है और वो भी मेंस डबल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल। ये किसने जीता है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। महाराष्ट्र की सरकार ने 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए किस संस्थान से 4000 करोड़ रुपए का ऋण लेने का फैसला किया है।
तो इसका सही जवाब है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मासात्सुबु असाकावा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये महाराष्ट्र की सरकार को 4,000 करोड़ रुपए का ऋण देगा, क्योंकि महाराष्ट्र के 12 जिले जहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां पर अगले 2 सालों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। देश का 18वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जहां पर लोग फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करते हैं, तो आपको बताना है कि भारत का 18वां NIFT संस्थान कहां पर ओपन हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि दमन। दमन इसका सही आंसर होगा। 7 अगस्त को इसरो ने देश की 750 छात्राओं द्वारा बनाए गए किस स्मॉल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो इसका सही जवाब है आज़ादी सैट। आज़ादी सैट नाम का एक स्मॉल सैटेलाइट था जो कि 8 किलोग्राम वजन का था और इसको देश भर की 75 स्कूलों की 750 ग्रामीण छात्राओं ने मिलकर के डिजाइन किया था। तो ये जो सैटेलाइट है इसको इसरो ने 7 अगस्त को लॉन्च किया था। हालांकि अब इसका कोई यूज़ नहीं रहा है, क्योंकि इसको जिस ऑर्बिट में स्थापित करना था ये उस ऑर्बिट में ही स्थापित नहीं हो पाया। बेसिकली भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एक नया लॉन्च व्हीकल बनाया है, यानी कि एक नया रॉकेट विकसित किया है जिसका नाम है SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसके जरिए 10 से लेकर के 500 किलोग्राम तक के जो छोटे सैटेलाइट्स होते हैं उनको आसानी से लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जा सकता है। तो इसी का जो पहली फ्लाइट हाल ही में रवाना की गई थी उसको नाम दिया गया था SSLV D1। और इस रॉकेट में टोटल 2 सैटेलाइट्स थे। एक का नाम है EOS-02 जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और दूसरा था आज़ादी सैट जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसको चिन्हित करने के लिए इस सैटेलाइट को भेजा जा रहा था, जिसको भारत के 750 छात्राओं ने मिलकर के डिजाइन किया था। हालांकि आपको बता दूं कि यह मिशन पूरी तरीके से सफल नहीं रहा, क्योंकि जिस ऑर्बिट में इन दोनों सैटेलाइट्स को भेजा जाना था उसकी बजाय ये दोनों ही सैटेलाइट्स किसी अनस्टेबल ऑर्बिट में प्लेस हो गए थे, जिसके चलते इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का हाल ही में इसरो ने प्रक्षेपण किया है पहली बार। भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वी प्रणव। वी प्रणव जो है ये तमिलनाडु राज्य से हैं और ये भारत के 75th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो 20 साल से कम उम्र के जो महिला फुटबॉलर्स हैं उनका जो फीफा विश्व कप होता है हाल ही में यह हुआ है और इसका आयोजन किया गया कोस्टा रिका में। कोस्टा रिका में इसका आयोजन किया गया और इसको जीता है स्पेन ने जापान को हराकर। तो स्पेन रहा इसमें विजेता और मेजबान रहा कोस्टा रिका। 11 से लेकर के 30 अक्टूबर तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जिस तरीके से अभी अभी मैंने आपको बताया कि अंडर 20 महिला फीफा विश्व कप हुआ है कोस्टा रिका में, अब इसी तरीके से अंडर 17 लेवल का फीफा महिला विश्व कप होने वाला है जो कि आयोजित किया जाएगा अपने भारत में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंडिया। किस राज्य की सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की? तो विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है असम की सरकार ने। जो असम के मुख्यमंत्री हैं यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने हाल ही में विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है। इसमें राज्य के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी इन विद्यारथ के जरिए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे अपॉइंट किया गया है? तो देश की जो नई राष्ट्रपति बनी है और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो इनका सचिव हाल ही में बना दिया गया है IAS राजेश वर्मा को। राजेश वर्मा। अक्टूबर 2022 में भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो अक्टूबर महीने में भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाने वाला है और ये कहां पर होगा? ये उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जिस तरीके से आपको पता होगा भारत के अंदर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को, उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम रखी गई है इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। अब यहाँ पर हम लोग इसी के साथ देखने वाले हैं कि अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स।
सबसे पहले 1 अगस्त को मनाया गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, यानी कि मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। ये भारत के अंदर मनाया जाता है 1 अगस्त को। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, जापान का शहर हिरोशिमा, जहां पर 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। फिर 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। नीरज चोपड़ा ने पिछले साल 7 अगस्त के ही दिन गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। फिर उसके बाद 7 अगस्त को ही मनाया जाता है भारत के अंदर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, यानी कि नेशनल हैंडलूम डे। फिर इसके बाद 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। तो ये दोनों आपको एक साथ ही याद रखने हैं, हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस 6 अगस्त और 9 अगस्त को मनाए जाते हैं। फिर इसके बाद 9 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस, यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे। इसी को यूनाइटेड नेशन के द्वारा बोला जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस, यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। इस बार की वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की थीम रखी गई है बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स ए कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड। तो जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है 10 अगस्त को। फिर इसके बाद 10 अगस्त को ही मनाया गया है विश्व शेर दिवस, यानी कि वर्ल्ड लायन डे। टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को और शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इस बार का विषय है इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। फिर इसके बाद 12 अगस्त को ही मनाया गया है विश्व हाथी दिवस। तो शेर दिवस होता है 10 अगस्त को, उसके 2 दिन बाद हाथी दिवस होता है 12 अगस्त को। फिर इसके बाद 12 अगस्त को इस बार मनाया गया है विश्व संस्कृत दिवस, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है, हर साल जिस भी दिन रक्षाबंधन होता है उसी दिन पड़ता है विश्व संस्कृत दिवस। तो इस बार यह था 12 अगस्त को। फिर इसके बाद 13 अगस्त को मनाया गया है विश्व अंगदान दिवस, यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो ऑर्गन डोनेशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 14 अगस्त को मनाया जाता है विभाजन विभेषका स्मृति दिवस, यानी कि पार्टीशन हॉरोज रिमेम्बरेंस डे। इसकी शुरुआत आपको पता होगा 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। तो 14 अगस्त को ये मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे से जस्ट एक दिन पहले, यानी कि 15 अगस्त को मनाया जाता है भारत का स्वतंत्रता दिवस। और याद रखिएगा इस बार 76th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है, क्योंकि भारत की आज़ादी के 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं और भारत अब 76वें साल में एंटर हो चुका है। 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। इस बार का विषय है इट टेक्स ए विलेज। 19 अगस्त को ही एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस, यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2022 की थीम है पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। फिर इसके बाद 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस, यानी कि हार्मनी डे, क्योंकि भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, उनका ये जन्मदिन होता है। फिर इसके बाद 20 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस, यानी कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 21 अगस्त को मनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, यानी कि सीनियर सिटीजन्स के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। फिर 29 अगस्त को होता है भारत के अंदर राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे। आपको पता है कि भारत के जो महान हॉकी खिलाड़ी रहे हैं मेजर ध्यानचंद, तो उन्हीं की जयंती को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। फिर इसके बाद 29 अगस्त को ही होता है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स। फिर इसके बाद 30 अगस्त को होता है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। और फिर आखिर में 31 अगस्त को मनाया जाता है अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इस तरीके से इस महीने में जो भी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स थे वो मैंने सभी आपको बताए हैं। इनमें से थीम कुछ ही की है तो आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य के अंदर विकसित की जाएगी? एजुकेशन टाउनशिप का मतलब यह है कि यहाँ पर एक ऐसा शहर बनाया जाएगा जहाँ पर हर एक प्रकार की शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हर तरह की ट्रेनिंग उपलब्ध होगी। तो देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप बनाई जाएगी यूपी के अंदर। हाल ही में यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसकी घोषणा की है। ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है और वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बन गए हैं संजय अरोड़ा। ये अभी तक आईटीबीपी का महानिदेशक थे, लेकिन अब इनको दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया?
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आईटीबीपी के महानिदेशक थे उनको अब दिल्ली का पुलिस आयुक्त बना दिया गया है, इसीलिए आईटीबीपी के महानिदेशक का पद खाली हो गया था। तो जब तक किसी नए व्यक्ति को अपॉइंट नहीं किया जाता है तब तक जो सशस्त्र सीमा बल है यानी कि एसएसबी, उसके जो महानिदेशक हैं यानी कि एसएल थाउसेन, उन्हीं के पास आईटीबीपी के महानिदेशक का भी प्रभार होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एसएल थाउसेन। इनमें से किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो कर्नाटक रत्न जो अवार्ड होता है ये कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च सम्मान है और ये मरणोपरांत दिया जाएगा मशहूर अभिनेता, कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को। तो पुनीत राजकुमार जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक मशहूर कन्नड़ अभिनेता थे। 2021 के अक्टूबर महीने में इनकी डेथ हो गई थी, तो इनको कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 का अवार्ड किसने जीता है? यानी कि सिंपली आपको बताना है कि भारत के सबसे बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने 2021-22 सीजन में। तो ये हैं सुनील छेत्री। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी तरीके से महिलाओं में जो सबसे बेस्ट फुटबॉलर बनी है इनका नाम है मनीषा कल्याण। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2021-22 सीजन के लिए जो प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड दिए हैं उसमें पुरुषों में चुने गए हैं सुनील छेत्री और महिलाओं में सबसे बेस्ट प्लेयर बनी है मनीषा कल्याण। इसी तरीके से आप देख सकते हैं पुरुषों में उभरते हुए खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है विक्रम प्रताप सिंह को और महिलाओं में उभरती हुई खिलाड़ी का सम्मान दिया गया है मार्टिना थोक्सोम को। हाल ही में खबरों में रहा नवनिर्मित डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य के अंदर स्थित है? तो डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है इसी को होलोंगी एयरपोर्ट या फिर ईटानगर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। तो अब इसको डोनी पोलो एयरपोर्ट नाम दिया गया है और ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी शहर में स्थित है। किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य है उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड के हर एक जिले में कम से कम एक ऐसा गांव बनाया जाएगा जहाँ के जो लोग हैं वो दैनिक बोलचाल की भाषा में संस्कृत का इस्तेमाल करेंगे। तो हर एक जिले के अंदर संस्कृत भाषी गांव कहाँ पर बनाया जाएगा? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर जिलों की संख्या है टोटल 13, जहाँ पर ये संस्कृत स्पीकिंग विलेज बनाए जाएंगे। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो रेवेन्यू के आधार पर पिछले एक वित्त वर्ष में किस कंपनी ने कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है उसके आधार पर हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट निकाली गई और इसमें टॉप किया है वॉलमार्ट कंपनी ने। वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी है जिसने पूरी लिस्ट में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर आई अमेजन, तीसरे स्थान पर है स्टेट ग्रिड नाम की कंपनी। और अगर हम भारत की कंपनियों की बात करें तो आप देख सकते हैं भारत की तरफ से यहाँ पर टॉप किया है LIC कंपनी ने जिसकी ग्लोबल रैंक है 98। इसके बाद फिर आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान और उसके बाद है इंडियन ऑयल। 12 से लेकर के 15 सितंबर तक वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? सो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार जो वर्ल्ड डेयरी समिट है उसका आयोजन भारत में किया जाएगा। यहाँ पर आप इसके पोस्टर में देख सकते हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और इस बार ये समिट होने वाली है भारत की राजधानी नई दिल्ली में 12 से लेकर के 15 सितंबर तक। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा? तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर। और ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश के अंदर। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है इसकी टोटल क्षमता होगी 600 मेगावाट। यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में भारत के नए हाई कमिश्नर बन गए हैं विक्रम दुरई स्वामी। विक्रम दुरई स्वामी ये इससे पहले तक बांग्लादेश में थे लेकिन अब इनको यूनाइटेड किंगडम में शिफ्ट कर दिया गया है। थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको अपॉइंट कर दिया गया? तो थाईलैंड जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर स्थित है, यहाँ पर भारत के नए राजदूत बन गए हैं नागेश सिंह। नागेश सिंह बने हैं थाईलैंड के अंदर भारत के नए राजदूत। विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में विलियम रूटो नए राष्ट्रपति बन गए हैं केन्या देश के।
केन्या अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और यहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं विलियम रूटो। ये तकरीबन 10 साल तक यहाँ पर उपराष्ट्रपति थे, लेकिन अब इन्हीं को यहाँ का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। 23 अगस्त को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश के अंदर नवनिर्मित भारतीय दूतावास भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि पराग्वे। पराग्वे जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। तो यहाँ पर हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए थे और ये किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की पराग्वे की पहली यात्रा है। तो इस विजिट के दौरान इन्होंने यहाँ की जो राजधानी है आसनसोल, वहाँ पर जो नई भारत की एम्बेसी की बिल्डिंग बनाई गई है उसका इन्होंने उद्घाटन किया। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया? तो सही आंसर हो जाएगा पराग्वे। 67वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो हाल ही में 67वें फिल्मफेयर अवार्ड्स की अनाउंसमेंट की गई और इस बार बेस्ट फिल्म बनी है शेरशाह, जो कि कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। इसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। तो इस बार के 67वें फिल्मफेयर अवार्ड के बारे में आपको कुछ मेन कैटेगरीज याद रखनी है, जैसे कि इस बार बेस्ट फिल्म बनी है शेरशाह। इसी फिल्म के जो निर्देशक हैं यानी कि विष्णुवर्धन, उनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। फिर इस बार बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है कृति सेनन को। तो कम से कम ये 4 अवार्ड्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। बाकी यहाँ पर जो अन्य कैटेगरीज हैं इनको भी आप याद कर सकते हैं। 7 अगस्त को नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसके गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक आयोजित की गई है। और याद रखिएगा इसमें जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं यानी कि के चंद्रशेखर राव, उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नीतीश कुमार जो हैं ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी से बिलोंग करते हैं और हाल ही में इन्होंने एनडीए गठबंधन को छोड़ करके महागठबंधन के साथ में नई सरकार बनाई है। तो इस तरीके से महागठबंधन जो अलायंस है उसकी सरकार बनी है और जेडीयू नेता नीतीश कुमार यहाँ के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो इन्होंने 8वीं बार शपथ ली है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तेजस्वी यादव। ये राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है उसके नेता हैं। तो तेजस्वी यादव बने हैं बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में किसने स्पार्क नामक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, उन्नी कृष्णन राव, के सिवन या फिर एस सोमनाथ। तो स्पार्क नाम का ये जो वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया गया है, ये भारत के जो पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक मिशन रहे हैं उसके बारे में डेटा कलेक्ट करके यहाँ पर रखा गया है। तो ये एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको नाम दिया गया है स्पार्क। तो इसका हाल ही में उद्घाटन किया है भारत के जो इसरो के चेयरमैन हैं यानी कि एस सोमनाथ ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जुलाई 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो जुलाई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि जुलाई महीने के सबसे बेस्ट क्रिकेटर जो बने उनका नाम है प्रभात जयसूर्या। ये हैं श्रीलंका के मशहूर क्रिकेटर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने 2022 के अंदर अभी तक हर एक महीने के जो प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं, चाहे फिर वो पुरुषों में या फिर महिलाओं में, सभी के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो इसको आप आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि लेटेस्ट अगर हम देखें तो जुलाई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ये दिया गया प्रभात जयसूर्या को और महिलाओं में ये अवार्ड मिला एम्मा लैम्ब को जो कि है इंग्लैंड की। फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो सी फूड यानी कि जैसे कि मछली, झींगा इत्यादि ये सारे जो है इनको सी फूड बोला जाता है। तो इनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किया जाएगा फरवरी 2023 में। और ये कहाँ पर होगा? इसको आयोजित किया जाएगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी मैडम प्रेसिडेंट ए बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू किसने लिखी है? तो ये जो बुक है ये
भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनकी जीवनी है जिसका टाइटल है मैडम प्रेसिडेंट ए बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। तो इसको लिखा है संदीप साहू ने। सो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों के एक दल ने किस विमान के जरिए पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के 5 महिला अधिकारियों के एक दल ने उत्तरी अरब सागर में एक डोर्नियर 228 विमान में सवार होकर के पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इसमें जो 5 महिला अधिकारी शामिल थी उसको लीड किया था आंचल शर्मा ने। तो इसकी कैप्टन थी, इस मिशन की कैप्टन थी आंचल शर्मा। भारत ने 2022 के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस नृत्य शैली को नामांकित किया है? तो यूनेस्को की जो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट होती है उसमें आज तक भारत के 14 एलिमेंट्स शामिल हो चुके हैं। जैसे कि 2021 में लेटेस्ट जो शामिल हुआ था वो था कोलकाता का दुर्गा पूजा। इससे पहले 2017 में कुंभ मेले को शामिल किया गया था। तो इसी तरीके से 2022 के लिए भारत ने जो नाम भेजा है ये है गरबा नृत्य। गरबा आपको पता है गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। तो इसको 2022 के लिए भारत की तरफ से नाम भेजा गया है और यूनेस्को की जब नवंबर में मीटिंग होगी तो वहां पर डिसाइड होगा कि इसको शामिल किया जाएगा या फिर नहीं। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बन गया है? यानी कि भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ के हर एक ग्रामीण घर में नल से जल उपलब्ध करा दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि गोवा। तो गोवा पूरे भारत का हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट कौन सा बना है तो आपको बताना है गोवा। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला हर घर जल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी कौन सा बना है तो ये है दादरा एंड नगर हवेली तथा दमन और दीव। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है तो आपको बताना है बुरहानपुर मध्य प्रदेश। मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए किस कंपनी ने पहली स्वदेशी RT-PCR किट विकसित की है? तो हाल ही में मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए एक भारतीय कंपनी है जिसका नाम है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। ये मुंबई के अंदर बेस्ड है और इसने एक RT-PCR टेस्ट किट विकसित की है जिसके जरिए अगर किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स है तो उसका पता लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और RT-PCR का यहाँ पर आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। राष्ट्रपति ध्वज यानी कि प्रेसिडेंट्स कलर प्राप्त करने वाला दक्षिण भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो जो प्रेसिडेंट कलर होता है ये किसी भी सैन्य इकाई को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है और ये हाल ही में तमिलनाडु की पुलिस को दिया गया है। और इस तरीके से जो तमिलनाडु की पुलिस है ये दक्षिण भारत का पहला राज्य बना जिसको राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि MK स्टालिन, इनको 13वें उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। दुनिया भर में विश्व जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया? तो विश्व जल सप्ताह यानी कि जो वर्ल्ड वाटर वीक होता है ये दुनिया भर में जल से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है और इस बार इसका आयोजन किया गया है 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस बार के वर्ल्ड वाटर वीक की थीम रखी गई है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। विश्व जल सप्ताह के अलावा इस महीने में एक अन्य सप्ताह मनाया गया है, इसका नाम है विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। और इसका विषय क्या था? स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। ये जो विश्व स्तनपान सप्ताह होता है ये हर साल अगस्त महीने के फर्स्ट वीक में आयोजित किया जाता है। भारत में मंकी पॉक्स से मौत का पहला मामला किस राज्य में सामने आया था? तो मंकी पॉक्स से किसी भी व्यक्ति के मौत का पहला मामला सामने आया है केरल राज्य में, क्योंकि केरल राज्य के त्रिशूर में हाल ही में एक व्यक्ति की डेथ हुई जो कि UAE से भारत में वापस आया था। सिंगापुर के तर्ज पर भारत की पहली नाइट सफारी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो भारत के अंदर ओपन डे सफारी तो देश में कई जगहों पर है लेकिन नाइट सफारी भारत में एक भी नहीं है। तो देश की जो पहली नाइट सफारी स्थापित की जाएगी इसको उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थापित किया जाएगा, यानी कि लोग रात में भी जंगलों में सैर कर सकते हैं जीप या फिर ट्रेन के जरिए। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हाल ही में राज्य के अंदर 5 जगहों पर नाइट सफारी स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की एक प्रतिमा का अनावरण किया है?
तो वीर दुर्गादास राठौर की हाल ही में एक स्टैचू का अनावरण किया गया है जोधपुर राजस्थान में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस स्टैचू का अनावरण किया है, जो कि वीर दुर्गादास राठौर की स्टैचू है। अंकटाट की रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने वाला शीर्ष देश कौन सा है, यानी कि किस देश के अंदर सबसे ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी रखते हैं। तो ये देश है यूक्रेन, क्योंकि हाल ही में अंकटाट की रिपोर्ट से पता चलता है कि 12% से भी ज्यादा यूक्रेन के जो लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसी रखते हैं। यहाँ पर आप एक्चुअल डेटा देख सकते हैं। यूक्रेन के जो लोग हैं, यूक्रेन की तकरीबन 12.7% आबादी जो है वो क्रिप्टो करेंसी रखती है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रूस, फिर इसी तरीके से छठे नंबर पर है अमेरिका और सातवें नंबर पर है अपना भारत। तो भारत जो है क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में सातवें स्थान पर है, क्योंकि भारत की 7.3% आबादी क्रिप्टो करेंसी रखती है। एशिया कप 2022 के लिए टीम इंडिया का अंतरिम मुख्य कोच किसको बनाया गया है। तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 जो कि यूएई के अंदर आयोजित किया जा रहा है, तो इसके लिए अंतरिम मुख्य कोच बनाया गया है वीवीएस लक्ष्मण को, क्योंकि भारत के जो हेड कोच हैं यानी कि राहुल द्रविड़ वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उसी के चलते इनको बनाया गया था अंतरिम मुख्य कोच। 24 अगस्त को इनमें से किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में आज़ादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया है। तो आज़ादी क्वेस्ट क्या है, ये ऑनलाइन गेम्स की एक श्रृंखला है जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो हीरोज हैं उनके ऊपर आधारित है। तो आज़ादी क्वेस्ट नाम की जो ऑनलाइन गेम की सीरीज है इसको लॉन्च किया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगस्त 2022 में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में आयोजित किए गए। तो हाल ही में राजस्थान राज्य के अंदर यहाँ के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत की है, जो कि अब से हर साल यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स के बारे में है और ये काफी महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर बताना है कि हाल ही में किस भारतीय ने विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और ये इस चैंपियनशिप के अंदर आज तक के इतिहास में भारत को पहली बार कोई मेडल मिला है और पहली ही बार में भारत को स्वर्ण पदक मिला है। तो ये किसने दिलाया, ये मणिपुर की एक जूडो खिलाड़ी है, इनका नाम है लिंथोई चनम्बाम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड जूडो कैडेट चैंपियनशिप जो कि बोस्निया एंड हर्जगोविना के साराजेवो नाम के शहर में हुई थी, इसमें भारत ने सिर्फ एक ही मेडल जीता है और ये दिलाया मणिपुर की 16 साल की जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बाम ने। 4 अगस्त को इनमें से किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है दानुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया का जो पहला चंद्र मिशन है इसका नाम रखा गया है दानुरी, और इसमें बेसिकली एक ऑर्बिटर भेजा गया है जो कि चंद्रमा की ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा और वहीं से फिर वो चंद्रमा का अध्ययन करेगा। तो ये एक तरीके से मून ऑर्बिटर मिशन है जिसको दक्षिण कोरिया ने भेजा है। हालांकि आपको बता दूं इसको दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी ने नहीं भेजा है, बल्कि इसको जो स्पेस एक्स है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स का रॉकेट है फाल्कन 9 और उसी की हेल्प से इसको लॉन्च किया गया है। किस राज्य की सरकार ने बुनकरों के लिए नेतन्ना को बीमा योजना शुरू की है। तो हाल ही में तेलंगाना की सरकार ने राज्य के बुनकरों के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है जिसका नाम है नेतन्ना को बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी भी राज्य के अंदर बुनकर की डेथ होती है तो उसके परिवार वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है जहां पर एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। तो ये जो प्लांट है यह स्थापित किया गया है हरियाणा के पानीपत में। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश की सरकार ने उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों की बिक्री शुरू की थी। तो हाई इन्फ्लेशन रेट्स के चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगाई आई और उससे निपटने के लिए यहाँ की सरकार ने सोने के कॉइन्स की बिक्री शुरू की थी जनता के बीच में। तो ये कंट्री कौन सा है, ये है जिम्बाब्वे। निम्न में से किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यूनेस्को पीस प्राइज हाल ही में दिया गया है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, इनको हाल ही में दुनिया में शांति स्थापित करने के इनके प्रयासों के लिए 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगस्त 2022 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। तो अगस्त महीने में पहले तो
10 नए रामसर साइट जुड़े, फिर उसके बाद 11 नए रामसर साइट जुड़े। तो इस तरीके से अगस्त महीने के अंदर ही 21 नए रामसर साइट भारत को मिले हैं और अब भारत के अंदर रामसर स्थलों की टोटल संख्या हो गई है 75। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले 3 अगस्त को जिन 10 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया उन सभी के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद 10 दिन बाद 13 अगस्त को 11 नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया और अब भारत के अंदर टोटल रामसर साइट की संख्या हो गई है 75। और इन 75 रामसर साइट्स का टोटल एरिया होता है 13,26,677 हेक्टेयर। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि यह पूरे भारत में किस राज्य के अंदर रामसर साइट की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ये राज्य है तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर अकेले ही 14 रामसर साइट्स हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है यूपी, जहाँ पर 10 रामसर साइट्स हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में विनबैक्स 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। तो विनबैक्स नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और वियतनाम के बीच में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इस बार ये हुआ कहाँ पर है? इस बार इसका आयोजन भारत में ही हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा के चंडी मंदिर कंटोनमेंट रीजन में इसका आयोजन किया गया है। 27 अगस्त को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो भारत के 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं उदय उमेश ललित, या फिर आप इनको जस्टिस यू ललित भी बोल सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि ये 74 दिनों तक ही भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, क्योंकि 8 नवंबर 2022 को इनकी उम्र जो है वो 65 साल हो जाएगी, जो कि रिटायरमेंट की एज होती है। तो 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? उदय उमेश ललित, जो महाराष्ट्र के सोलापुर से हैं। इनमें से किस शहर के अंदर स्थित 40 मंजिला ट्विन टावर को निर्माण मानदंडों के उल्लंघन के लिए 28 अगस्त को ध्वस्त कर दिया गया? तो यहाँ पर आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये 40 मंजिला बिल्डिंग थी, जो कि नोएडा के अंदर स्थित थी। हालांकि इसको सुपरटेक नाम की एक कंपनी के द्वारा इलीगली यहाँ पर बनाया गया था। तो अभी हाल ही में इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये पूछा गया कहाँ पर थी? ये थी नोएडा के अंदर। यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा शहर में ये स्थित थी बिल्डिंग, जिसकी ऊंचाई थी लगभग 100 मीटर। और इसको हाल ही में एडिफिस इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी ने इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डिमोलिश कर दिया है, यानी कि ध्वस्त कर दिया है। और इसको डिमोलिश करने में तकरीबन 3,500 किलोग्राम विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो फ्रांस का जो हाईएस्ट ऑनर है इसको बोलते हैं लीजियन ऑफ ऑनर, और ये दिया जाएगा कांग्रेस के लीडर शशि थरूर को। तो यहाँ पर सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 76th इंडिपेंडेंस डे 2022 के अवसर पर निम्न में से किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो कीर्ति चक्र जो है ये अशोक चक्र के बाद शांति काल में दिया जाने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है, और ये इस बार दिया गया है टोटल 3 जवानों को। एक तो आर्मी के जवान हैं और बाकी 2 बीएसएफ के जवान थे। सुदीप सरकार और पाओतिन सैट गुईते ये बीएसएफ के जवान थे, इनको मरणोपरांत दिया गया है। जबकि देवेंद्र प्रताप सिंह जो कि आर्मी में नायक हैं इनको दिया गया है। तो इस तरीके से टोटल 3 लोगों को यह दिया गया। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में भारत का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हाल ही में बनाया गया है भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। अगस्त महीने के अंदर जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे कि केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं विलियम रूटो, कोलंबिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं गुस्तावो फ्रांसिस्को पेट्रो उरेगो, थाईलैंड कंट्री के अंदर भारत के नए राजदूत बन गए हैं नागेश सिंह, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त बन गए हैं विक्रम दुराईस्वामी, नेपाल पुरुष राष्ट्रीय टीम के जो मुख्य कोच बने हैं वो है भारत के व्यक्ति मनोज प्रभाकर, और विश्व शतरंज महासंघ यानी कि फिडे के उपाध्यक्ष बन गए हैं भारत के विश्वनाथन आनंद। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा पर बने किस हिंदी धारावाहिक का शुभारंभ किया है? तो भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में दूरदर्शन के एक नए हिंदी सीरियल को लॉन्च किया है और इसका नाम है स्वराज। स्वराज नाम का ये जो सीरियल लॉन्च किया गया है ये भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में है। टोटल 75 एपिसोड्स की ये सीरियल है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 100 से अधिक वर्षों के बाद धनसारी सोखुवी रेलवे लाइन पर किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नागालैंड,
क्योंकि नागालैंड के अंदर अभी तक सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन था और उसका नाम था दीमापुर रेलवे स्टेशन। लेकिन अभी इस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिल चुका है जिसका नाम है शोखोवी रेलवे स्टेशन। हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो, उन्होंने इसी रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन को रवाना किया था। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा अगस्त्यमलई हाथी रिजर्व को किस राज्य के 5वें हाथी अभ्यारण्य के रूप में मंजूरी दी गई है? तो अगस्त्यमलई हाथी रिजर्व जो है ये है तमिलनाडु के अंदर, और ये तमिलनाडु राज्य का 5वां एलिफेंट रिजर्व बना है। साथ ही पूरे भारत का ये 31वां एलिफेंट रिजर्व है जहां पर हाथियों का संरक्षण किया जाएगा। 2021 में राज्य विधानसभा सत्र आयोजित करने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो किस राज्य की विधानसभा में कितने दिन काम हुआ, इस आधार पर हाल ही में एक रैंकिंग तैयार की है PRS इंडिया नाम के एक संस्था ने, जो कि दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है। तो इसके हिसाब से जिस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा दिन काम हुआ ये राज्य है केरल, क्योंकि केरल की विधानसभा में 2021 में 61 दिन काम हुआ, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आया था उड़ीसा, जहाँ पर टोटल 43 डेज काम हुआ। 26 अगस्त को कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर थे गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और अभी इन्होंने एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। गुलाम नबी आजाद जो हैं ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो अब इन्होंने नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने चिराग योजना की शुरुआत की है? तो ये राज्य है हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने हाल ही में चिराग योजना की शुरुआत की है। यहाँ के शिक्षा विभाग ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना का मेन मकसद है कि जो भी राज्य के अंदर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनको भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए उनको आर्थिक मदद दी जाए। तो अगर वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो खर्च है वो राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। इसमें जो बच्चे हैं उनको क्लास 2 से लेकर के 12वीं तक की उनकी पढ़ाई राज्य सरकार के खर्चे पर कराई जाएगी। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं चिराग योजना का फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको शॉर्ट में CSIR कहा जाता है, तो इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई है? तो ये है CSIR की पहली महिला महानिदेशक, जिनका नाम है डॉक्टर नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। डॉक्टर नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी बनी है CSIR की नई डायरेक्टर जनरल। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया है? तो उदार शक्ति नाम का नया अभ्यास शुरू हुआ है। ये भारत और मलेशिया की वायुसेना के बीच में होता है। इस बार ये मलेशिया के अंदर जो क्वांटन एयरबेस है वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि आपको पता है बेंगलुरु के अंदर बेस्ड है, और इसी ने भारत के अंदर जो हल्के लड़ाकू विमान होते हैं तेजस, उनका निर्माण किया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसने हाल ही में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 अगस्त को भारत ने इनमें से किस देश को एक डोर्नियर 228 विमान उपहार में दिया है? तो इस बार की इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर भारत ने एक डोर्नियर 228 विमान जो है ये श्रीलंका को गिफ्ट किया है। सो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। पहला सवाल है 27 अगस्त को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? दूसरा क्वेश्चन है SBI ने स्टार्टअप्स के लिए खास तौर पर समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में खोली है? और तीसरा सवाल है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बन गया है? तो इन तीनों क्वेश्चंस के राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरे अगस्त महीने से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है अपने एग्जाम से पहले, ताकि जब भी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसको देखते ही कर पाएं। तो हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से किसी अन्य वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।